हेलो गाइस, वेलकम टू ओके लॉ सर्विसेज। तो आज हम लोग बात करेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 जो 9 जुलाई 2021 को पास किया गया है। अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि हमारे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से, वो आता है रिसेंट इंसिडेंट्स, जो कि असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स जैसे ऑफेंस एडवोकेट के अगेंस्ट बढ़ चुके हैं, एक अलार्मिंग हाइट पे पहुंच गए हैं। जब एडवोकेट अपने प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहे हैं तो उस टाइम पे ऐसे ऑफेंस बहुत ही अलार्मिंग हाइट पे पहुंच गए हैं, इसलिए लेजिस्लेशन को लगा कि इसके लिए नियम बनाना चाहिए। अब असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स को हिंदी में किस तरीके से बोलेंगे, वो होगा आपका हमला, आपराधिक बल और धमकाना। ठीक ना, तो ये होता है आपका हिंदी में हो गया। चलिए हम लोग फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इसमें एक केस है, उस केस का नाम है हरिशंकर रस्तोगी वर्सेस गिरिधर शर्मा, 1978 का केस है। इसमें बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट। तो ये होता है हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया वॉज अ पार्टिसिपेंट ऑफ 8th यूनियन कांग्रेस, जिसका टॉपिक था प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, जिसमें क्लॉज 16, 17, 18 डील करता है आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन द रोल ऑफ लॉयर्स, वकीलों की भूमिका पर बुनियादी सिद्धांत। ठीक ना, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। अब देखिए इसमें क्लॉज 16, 17 इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 16 आपका बात करता है, उसमें साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट शाल इंश्योर द लॉयर्स, ठीक ना, ताकि जो लॉयर्स हैं वो अपने प्रोफेशनल सर्विसेज एंड फंक्शंस को परफॉर्म कर सके बिना किसी इंटिमिडेशन, हिंड्रेस, हरासमेंट और इम्प्रॉपर इंटरफेरेंस के अपने प्रोफेशनल सर्विसेज को निभा सके, परफॉर्म कर सके। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो लॉयर्स हैं दे आर एबल टू ट्रैवल, मतलब वो ट्रैवल कर सके और अपने क्लाइंट के साथ फ्रीली कंसल्ट कर सके, चाहे वो विद इन देयर ओन कंट्री हो या फिर अब्रॉड में हो। ठीक ना, अब देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बात किया गया कि जो वकील हैं उनको किसी भी तरीके का थ्रेटमेंट सफ़र ना करना पड़े विथ प्रोसिक्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और अदर सैंक्शंस। जो भी वो अपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके दौरान किसी भी तरह का थ्रेटमेंट उनको ना झेलना पड़े। अब क्लॉज 17 डील करता है कि देखिए जो लॉयर्स हैं, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लॉयर्स, जब वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो दे शुड बी एडुकेटली सेफगार्डेड बाय द अथॉरिटीज़, मतलब उनको अथॉरिटीज़ के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा। ठीक ना, अब हम लोग इसमें और आगे अब बढ़ते हैं। हम लोग अब प्रोटेक्शन बिल की तरफ बढ़ते हैं कि अंदर इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि एक्ट ऑफ वायलेंस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। देखिए वकील का काम क्या होता है, वकील का काम होता है कि वो कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के सामने अपने क्लाइंट के केस को इम्पार्शियल और फेयरलेस तरीके से लड़े, मतलब फेयर और फेयरलेस तरीके से कोर्ट के सामने लड़े। पर एक इंसान का जिसका बुरा आशय है, विद बैड इंटेंट, जिसका इंटेंट क्या है, टू प्रीजुडाइस और डीरेल द प्रोसेस। प्रीजुडाइस और डीरेल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे इम्पार्शियल और फेयरलेस तरीके से लड़ रहा है केस, तो वहाँ पे पार्शियल और फेयर तरीके से हो जाएगा, या फिर हो सकता है उसको वकील को ऐसा मजबूर कर दे कि वो केस लड़े ही ना। तो इसमें हम लोग और बातें कर लेते हैं कि एक्ट ऑफ वायलेंस में कौन कौन से और सारी बातें इंक्लूडेड हैं। तो देखिए इसमें वो बातें इंक्लूडेड हैं जैसे कि अब हरासमेंट, कोएर्सन, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स और थ्रेट करके वकील के लिविंग और वर्किंग कंडीशन को अफेक्ट करना, और उसको ये सब हरासमेंट, कोएर्सन, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स और थ्रेट को यूज़ करके वकील को प्रिवेंट करना, ताकि वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज ना कर सके, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना कर सके। ठीक ना, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें इंक्लूडेड है वो है कि हार्म, इंजरी, हर्ट कैसा भी हो सकता है। देखिए दो तरीके का हर्ट होता है, सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। तो दोनों में से किसी भी तरह का हर्ट कर रहा है, और डेंजर टू द लाइफ ऑफ सच एडवोकेट्स, चाहे वो कोर्ट के प्रीमिसेस में हो या फिर उससे बाहर हो, अगर ऐसा कोई हानि पहुंचाया जा रहा है। तो पहला पॉइंट था आपका लिविंग और वर्किंग कंडीशन को इम्पैक्ट करना, और दूसरा था डेंजर टू द लाइफ। ठीक ना, अब थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक्ट ऑफ वायलेंस में इंक्लूडेड है, वो बारे पॉइंट से भी डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कोएर्सन से, ठीक ना,
कोएर्सन से वकील से वो वाले पार्ट्स को रिवील कराना जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। देखिए जब कोई केस लड़ता है तो उसमें कई सारे ऐसे कम्युनिकेशन वार्तालाप होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो किसी से डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसको उसकी गोपनीयता को मेंटेन करना पड़ता है। अब उसको कोएर्सन से डरा धमका के जब बाहर निकाला जाता है तो वो सब करना, वो भी एक्ट ऑफ वायलेंस में इंक्लूडेड होगा, जो कि एक वकील का काम है कि उसको किस में ले, वांट टू नॉट डिस्क्लोज, उसको कॉन्फिडेंस में रखने के लिए रहता है। अब देखिए फोर्थ इसमें जो पॉइंट है इंक्लूडेड एक्ट ऑफ वायलेंस में, वो है कि कोएर्सन बाय व्हाट्सओवर मीन्स कि जो एडवोकेट है वो विड्रॉ करने के लिए, मतलब कोई कोएर्सन से वकील को कह रहा है कि भाई तुम वकालतनामा से अपना नाम हटा दो, निकाल लो, या फिर जो अपीयरेंस कर रहा है, अपने को प्लीड कर रहा है, अपीयर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, वहाँ से अपने हट जाए कि वो कोर्ट, ट्रिब्यूनल या किसी भी अथॉरिटी के सामने वो किसी का केस ना लड़े, उसके लिए विड्रॉ करवा देना, ये भी एक्ट ऑफ वायलेंस में आएगा। अब फिफ्थ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी तरीके का लॉस और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई मटेरियल्स, ठीक ना, जो कि ये है कि एडवोकेट इज़ बाउंड टू होल्ड। कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, प्रॉपर्टी संपत्ति है, दंपत्य है, ठीक ना, उसको कोई किसी भी तरीके का हानि पहुंच रहा है या डैमेज पहुंच रहा है, और ये है कि वो जो वकील है, एडवोकेट है, ही इज़ बाउंड टू होल्ड दैट। अब उसको कोई लॉस या डैमेज पहुंचा देता है तो भी एक्ट ऑफ वायलेंस में आएगा। अब देखिए इसमें जो सिक्स्थ पॉइंट है जो एक्ट ऑफ वायलेंस में इंक्लूडेड है, वो है यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। डेरोगेटरी लैंग्वेज जो होता है वो अपमानजनक बातें होती हैं जो वकीलों को बोले जाते हैं, तो वो भी एक्ट ऑफ वायलेंस में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। पहला, लिविंग और वर्किंग कंडीशंस, वकील का उसको क्षति पहुंचाना। दूसरा होता है डेंजर टू द लाइफ ऑफ एडवोकेट, ठीक। तीसरा पॉइंट हो गया कॉन्फिडेंशियल प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को रिवील करना। चौथा पॉइंट हो जाता है आपका वकालतनामा या फिर अपीयरेंस, कोर्ट के सामने अपीयर होने से, कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर अथॉरिटी के सामने अपीयर होने से विड्रॉ कर लेना, ठीक ना। अब फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था लॉस और डैमेज पहुंचाना प्रॉपर्टी या फिर डॉक्यूमेंट्स को। इसमें 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डेरोगेटरी लैंग्वेज का यूज़ करना। ये जो 6 पॉइंट है ये एक्ट ऑफ वायलेंस में इंक्लूडेड है, ठीक ना। अब देखिए इसमें फर्दर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए पनिशमेंट, इसमें हम लोग एक्ट ऑफ वायलेंस के बारे में जाएंगे तो इसमें पनिशमेंट देख लेते हैं। तो इसमें ग्रीवियस हर्ट, जैसे हम लोग हर्ट के बारे में बात किया था, तो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दो वाली बात हुई थी। तो बाकी जितने भी इसमें ऑफेंस हैं ग्रीवियस हर्ट के अलावा जो भी फर्स्ट टाइम कन्विक्ट होगा उसकी जो सज़ा है वो है 6 महीने से लेकर 5 साल तक और 1 लाख का जुर्माना होगा, ठीक ना। ये पनिशमेंट है। और ग्रीवियस हर्ट, जो व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट पहुंचा है वकील को, और साथ ही सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है, मतलब पहली बार वो अपराध कर चुका है लेकिन वो दोबारा, ठीक ना, दोबारा के बाद फिर से वो सेम अपराध को दोहराता है, दोबारा या फिर से सेकेंड और सब्सिक्वेंट टाइम, मतलब क्या करता है ग्रीवियस हर्ट, ठीक, या फिर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको 1 साल से 10 साल तक की सज़ा मिलेगी और 2 लाख रुपए से भी दंडनीय होगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें बात आती है, ये तो पनिशमेंट हो गया, लेकिन अब देखिए वहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, डैमेज पहुँच रहे थे प्रॉपर्टी को, उन सब का क्या होगा? तो उन सब का सोल्यूशन होता है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति देना। तो कितनी क्षतिपूर्ति मिलेंगी? जो कंपनसेशन है एक्चुअली वो कोर्ट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, लेकिन साथ में ये भी है कि जितनी प्रॉपर्टी की लॉस हुई थी उसका क्या होगा, उसका कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की तरह इसमें इस तरीके से बताया गया है कि जो कंपनसेशन है ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ द डैमेज्ड प्रॉपर्टी और लॉस होगी, ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट। इसको कंपाउंडिंग ऑफेंस के नाम से इसका अलग से सेक्शन भी बनाया गया है, ठीक ना। अब देखिए अगर मान लीजिए अब जितना जुर्माना कंपनसेशन का लगा है अगर वो पे नहीं कर पा रहा है, जो यहाँ पे एक्यूज है, जो कन्विक्ट पर्सन है वो पे नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, अपॉन फेलियर उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर द रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1819 के तहत उस तरीके से वसूला जाएगा। तो किसी भी तरीके से बच नहीं सकता है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। अब
सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेचर ऑफ ऑफेंसेस। तो इसमें जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय अपराध है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है गैर जमानती, जिसमें राइट टू बेल का अधिकार वैसा नहीं होता जैसे बेलेबल ऑफेंस में होता है कि वो जेल गया, एप्लीकेशन लगाया बेल का, बेल मिल गया। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ती है तभी बेल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वो जेल में भी रह सकता है। ऐसा सिचुएशन होता है। बेलेबल नॉन बेलेबल का डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से इसका एक वीडियो बनेगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा क्या डिफरेंस होता है, ठीक ना। इसमें हम लोग फर्दर बात करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक ना। हम लोग तो बात कर लिए कि अपराध कैसा है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब इसमें बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है वो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे के पद वाले नहीं करेंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ दैट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड जो इन्वेस्टिगेशन है वो 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक। अब देखिए हम लोग बात कर लिए नेचर ऑफ ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्यूरिडिक्शन के बारे में कि इस तरह के केसेस की सुनवाई कौन करेगा। तो ये इसके सुनवाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक ना। तो इसका क्षेत्राधिकार किसको है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का है, वो इसकी केस सुनेगा। अब इसमें 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है पुलिस प्रोटेक्शन की बात किए थे हम लोग, जब हम लोग यूएन कन्वेंशन वाला बात किए थे, जहाँ रोल ऑफ लॉयर्स पे बेसिक प्रिंसिपल्स जहाँ पे बनाए गए हैं क्लास 16 एंड 17, वहाँ पे क्लास 17 में बात किए थे कि अथॉरिटीज़ प्रोटेक्ट करेंगी लॉयर्स को। तो पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो कैसे दिया जाता है, तो इसके लिए जो है हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट को एप्लीकेशन लगाना पड़ता है ताकि हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल सके, ताकि पुलिस उसकी सुरक्षा कर सके। और जब पुलिस प्रोटेक्शन हटाना चाहती है अपना एडवोकेट से, तो उसके लिए भी हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक ना। तो इस तरीके से पुलिस सुरक्षा की बात कही गई है फॉर एन एडवोकेट। अब इसमें 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ऑफ एडवोकेट्स, ठीक ना। इसमें यह है कि अगर कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रहा है, मतलब अधिक वक्ताओं का द्वेषपूर्ण अभियोजन कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट जो है 1 लाख रुपए का कंपनसेशन देगी, मतलब क्षतिपूर्ति देगी, और साथ ही उस प्रोसीडिंग्स को डिसमिस कर देगी, ठीक ना, अगर कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रहा है अगेंस्ट एडवोकेट। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी था एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इंफॉर्मेशंस आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग बेयर एक्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं, बेयर एक्ट को पढ़ाना, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन बुक्स को रीडिंग कराना, और भी सारे इंपॉर्टेंट लॉस होते हैं, सोशल लॉस होते हैं, उन सारे कंटेंट्स को हम लोग कवर करते हैं। और भी लॉ तो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उसके भी स्कोप को हम लोग कवर करते हैं। स्कोप ऑफ लॉ हो गया, आपके जॉब्स इन लॉ हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, क्या क्या आप लाइफ में कर सकते हैं लॉ से रिलेटेड, तो हर तरीके का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी इच्छा हो तो आप शेयर करिए। अच्छा लगे वीडियो तो धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर चल रहा है हमारा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए। थैंक यू।